हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने बच्चों बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, बस एक दो टॉपिक्स हमारे बचे हैं इस चैप्टर के रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। तो इन चीज़ों को हम आज कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को हम बहुत ही शानदार तरीके से एंड करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम बच्चों नेक्स्ट चैप्टर जो इसी से रिलेटेड है, यानी कहीं ना कहीं इसमें भी रिप्रोडक्शन और एडोलसेंस और प्यूबर्टी इन सब चीज़ों के बारे में दिया है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस के थ्रू समझेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके बाद हम बच्चों मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे। मेटामॉर्फोसिस जैसा कि हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये फ्रॉग में हम पढ़ेंगे। साथ में लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पढ़ेंगे और हम एक सीप के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप डॉली नाम से जानते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर रहेगा, आज का हमारा वीडियो रहेगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों देखते हैं ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स के थ्रू हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। इनको हम डिफरेंस के थ्रू समझते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो आइए ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों ओविपेरस का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म दे, किसके थ्रू, एग के थ्रू। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एग रिलीज करते हैं या फिर अंडों के थ्रू अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो इन एनिमल्स को हम बोलेंगे ओविपेरस एनिमल्स। ये हो गई एक सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन। और विविपेरस एनिमल्स में बच्चों ये डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ही ऐसे चेंजेस करते हैं ये, और अपनी बॉडी के अंदर ही बच्चों को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, और वो बच्चा फिर इनकी बॉडी के थ्रू, ये डिलीवरी के थ्रू जन्म लेता है। इस तरह के एनिमल्स को हम बच्चों बोलेंगे विविपेरस एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड, आपकी साइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इनके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए। इसको डेफिनेशन के थ्रू हम समझते हैं ओविपेरस एनिमल्स को। द एनिमल्स विच ले एग्स, ऐसे एनिमल्स जो अंडे देकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एनिमल्स जो हैं अंडे देते हैं, इन एनिमल्स को हम बोलेंगे, एग देते हैं, इन एनिमल्स को हम बोलेंगे ओविपेरस एनिमल्स। ये रहा फर्स्ट पॉइंट बच्चों, द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, द मदर्स ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडी। द मदर्स ले एग आउटसाइड देयर बॉडी। ये जो मदर हैं, जो विविपेरस एनिमल्स के अंदर जो भी फीमेल हैं, ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों, अंडे देते हैं, एग रिलीज करते हैं, और इनके थ्रू बच्चों का जन्म होता है। सेकंड पॉइंट यही है बच्चों, द मदर ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडी। अपनी बॉडी से बाहर जो है वो अंडे देता है, अपनी बॉडी में नहीं। आपने देखा होगा कई सारी बर्ड्स को देखा होगा, अपने घोंसलों में अंडों को वो रिलीज करती हैं, रखती हैं सेफ करके। और साथ में जैसे कि आपने देखा होगा फ्रॉग के बारे में देखा होगा, लिजर्ड के बारे में देखा होगा, ये क्या करते हैं, आउटसाइड इन्वायरमेंट में अपने आसपास की जगह में अंडे को रिलीज करते हैं या फिर छोड़ते हैं। द न्यू इंडिविजुअल्स, जो नए इंडिविजुअल्स हैं, विच आर बॉर्न और हैच्ड फ्रॉम देयर एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नए जन्म लेते हैं, जो नवजात हैं, यानी जो नए इंडिविजुअल्स, नए ऑर्गेनिजम्स जो जन्म लेते हैं, वो धीरे धीरे अपना फिर वो ग्रो करने लगते हैं, अपने उन अंडों से वो बाहर आते हैं। हैचिंग का मतलब होता है अंडों से बाहर आना। हैचिंग का मतलब हुआ बच्चों की बच्चों का बाहर आना अंडों से, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हैचिंग। ऐसे अंडों से, ऐसे एग्स से ये बच्चे जो है बाहर आते हैं। आपने देखा होगा हेन में जो चिक्स होते हैं वो अंडों के टूटने के कारण बाहर आते हैं। जब अंडे फूट जाते हैं, उनमें क्रैक्स हो जाती है और वो धीरे से बाहर आ जाते हैं, वो बच्चे फिर धीरे धीरे ऐसे फिर ग्रो करने लगते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, लिजर्ड, फ्रॉग, बटरफ्लाई, हैन एंड क्रो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ओविपेरस एनिमल्स के। इसके बाद हम बच्चों देखते हैं विविपेरस एनिमल्स। इसके बारे में भी हम अच्छे से समझते हैं। द एनिमल्स विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हों, अपनी बॉडी में उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो ऐसे एनिमल्स बच्चों जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं,
यानी अंडों के थ्रू नहीं, अपनी बॉडी में उन्हें रखा, उन्हें प्रोटेक्ट किया। वो जब बच्चे अपने आप धीरे धीरे वो जब ग्रो होने लगे, उसके बाद उन्हें फिर वो डिलीवरी के थ्रू बाहर इस दुनिया में आते हैं। तो विविपेरस एनिमल्स में बच्चों ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें कोई भी एग का रोल नहीं होता, कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होती कि पहले बच्चे जो है तो एग के अंदर रहेंगे फिर बाहर आएंगे। ये डायरेक्टली जो है तो जन्म लेते हैं। सो ऐसे एनिमल्स, द एनिमल्स which directly give birth to young ones are called viviparous animals। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन विविपेरस एनिमल्स की। डू नॉट ले एग्स, ये लाइन आपको बहुत याद रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डू नॉट ले एग्स, ये एग्स जो हैं वो ले नहीं करते। रैदर देन मदर्स डायरेक्टली प्रोड्यूस यंग वंस, अंडे देने की बजाय ये क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्टली अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। जैसे आप ह्यूमंस में देखिए, एक फीमेल, जैसे आप ह्यूमंस में देखते हैं बच्चों, किसी भी फीमेल को आप देखिए, जब वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो डायरेक्ट ही बच्चा जन्म लेता है। कोई भी उसमें बीच का प्रोसेस नहीं रहता कि वो पहले अंडे के फॉर्म में आएगा फिर उसके बाद वो निकलेगा। ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म दें उन्हें हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। इसके बाद हम बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है मेटामॉर्फोसिस। ये फ्रॉग में हम देखेंगे। सो आइए इसके बारे में भी हम देखते हैं। सो बच्चों, जब भी आपने देखा होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो उसमें काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं। सो मेटामॉर्फोसिस को भी हम एक तरह से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं। इंटरमीडिएट स्टेजेस का मतलब हुआ कि आपने एक तरह से एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि एक फ्रॉग को ले लीजिए। जब वो अंडे देता है यानी एग्स रिलीज करता है, वो एग्स का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट रहता है। फिर जब वो एग्स टैडपोल में कन्वर्ट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। टैडपोल के थ्रू वो फ्रॉगलेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद जब वो फ्रॉगलेट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो आप देखेंगे इन सारी स्टेजेस में, इन सारे पार्ट्स में आप देखेंगे प्रोसेस के दौरान वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। मतलब वो पहले जिस तरह था वो बाद में नहीं रहता, फिर उसके बाद वो दूसरे तरह का हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा? क्योंकि उसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा और उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हो रही है। सो मेटामॉर्फोसिस को हम समझते हैं डेफिनेशन से कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट। मेटामॉर्फोसिस का मतलब हुआ किसी भी लार्वा का ट्रांसफॉर्म होना किसी भी एडल्ट के फॉर्म में। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ उसका स्ट्रक्चर, उसका जो रूप है, उसका जो मॉर्फोलॉजी है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से काया पलट हो जाना, मतलब चेंज हो जाना, बिल्कुल भी अपने जैसे ना रहना। जो पहले जैसा था वो बाद में जब वो चेंज होता है तो पहले की तरह नहीं दिखता। इसको हम यहाँ आगे लिखे भी हैं, नोट भी किए हैं। तो देखते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट। किसी भी लार्वा का एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होना, चेंज होना थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ड्रास्टिक चेंजेस का मतलब ऐसे चेंजेस जो बहुत ज़्यादा हों। ह्यूमंस में आप देखिए, ह्यूमंस में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। आप देखेंगे जब भी बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा ह्यूमंस की तरह ही दिखता है। उसके 2 आँख, 2 कान, हाथ पैर, उसके बॉडी सेम ही होते हैं। आप ये नहीं कह सकते, आप अगर देखेंगे किसी भी बच्चा जो जन्म लेगा तो उसे आप कहेंगे ये ह्यूमन बीइंग है। आप उसे कोई भी और अदर ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। आप उसे कोई अदर ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। वो अब हूबहू ह्यूमंस की तरह ही दिखता है, हम उसे पहचान सकते हैं। लेकिन मेटामॉर्फोसिस में जब ये चीज़ें होती हैं, जब वो यंग वंस जन्म लेते हैं और फिर वापस में एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, सो जो उनका चेहरा है, वो उनका जो रूप है वो पूरी तरह से चेंज होता है और वो एकदम जो पहले थे वो बाद में कन्वर्ट हो गए तो उनमें एक तरह का चेहरा नहीं दिखता, वो चेंज हो जाता है। तो ये हमने बेसिक तरह से समझा मेटामॉर्फोसिस में कि इसमें लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, इस दौरान ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे बच्चों मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस की ये बहुत ही इजी डेफिनेशन हो गई। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस के दौरान द लार्वल कैरेक्टर्स आर लॉस्ट और मॉडिफाइड टू चेंज इनटू एन एडल्ट। सो जैसे फ्रॉग का लार्वा आप ले लीजिए तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं जब वो एडल्ट में चेंज होता है तो उसमें कोई भी
लार्वल कैरेक्टर्स नहीं रह जाते। मतलब जब वो फ्रॉग लार्वा की तरह था और जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो उस दौरान उसके कैरेक्टर्स, जब वो शिफ्ट हुआ एडल्ट में, जब वो कन्वर्ट हुआ एडल्ट में, तो उसके कैरेक्टर्स लार्वा वाले नहीं रह गए। सो ये बेसिक डेफिनीशन है और ये हमने बच्चों मेटामॉर्फोसिस को यहाँ पर अच्छी तरह से समझा। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग और उसमें हमें अच्छी तरह से समझ आएगा मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस हमारे चैप्टर में फ्रॉग में दी हुई है। सो इसको हम देखते हैं। सो बच्चों अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कि फ्रॉग में कैसे उसकी लाइफ साइकिल है, यानी उसका जीवन चक्र, कैसे वो एडल्ट से लार्वा से मतलब कैसे वो फ्रॉग एडल्ट में कन्वर्ट होता है, लार्वा में क्या चेंजेस होते हैं कि वो एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे उसका जन्म होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को। सो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है बच्चों। ये अपना एडल्ट फ्रॉग है, ये बड़ा सा एकदम लार्ज साइज का एडल्ट फ्रॉग है। आपने बारिश के दिनों में आपने बहुत सारे मेंढक को देखा होगा। तो ये अपना एडल्ट फ्रॉग है, ये अपना एडल्ट फ्रॉग है। ये बच्चों को जन्म दिया एग्स के फॉर्म में, अंडों के फॉर्म में इसने एग्स जो हैं रिलीज किए। कहीं पर भी खाली जगह जहाँ पर इसे ठीक लगता है कि यहाँ पर अंडे देने लायक स्थान है, तो फीमेल फ्रॉग ने यहाँ पर एग्स रिलीज किए। तो ये यहाँ पर एग्स आ गए। ये एग्स बच्चों आगे जा कर के कन्वर्ट होंगे टैडपोल में। टैडपोल यानी ये लार्वल स्टेज है और ये टैडपोल में कन्वर्ट होंगे ये एग्स। फिर ये टैडपोल में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस। सो ये एग्स जब रिलीज होंगे बच्चों, इसके बाद ये एग्स कन्वर्ट होंगे, ये चेंज होंगे किसमें, टैडपोल लार्वा में। ये लार्वल स्टेज है और एग्स जो हैं इसके बाद टैडपोल लार्वा में चेंज होंगे। सो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर जो है तो चेंज हो रहा है। धीरे धीरे इसका रूप जो है, इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है, अंदर का स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ों में इसके चेंजेस हो रहे हैं। टैडपोल के बाद जब आप देखेंगे फ्रॉगलेट और फ्रॉग में कन्वर्ट होने में, तो आपको बीच में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। इन्हीं चेंजेस को हम बोलेंगे बच्चों मेटामॉर्फोसिस। ये किस तरह के चेंजेस होते हैं, ये ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होता है इसमें, इतना बड़ा चेंज, इतने बड़े बड़े चेंज होते हैं कि जो टैडपोल है और वो फ्रॉग है उसका एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेना देना मतलब किस हिसाब से कि जो टैडपोल का जो चेहरा है, उसका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, और जो फ्रॉग है उसका कहीं भी मेल नहीं खाता, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं दिखती। तो जो टैडपोल है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। इसी चेंजेस को हम बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे बच्चों मेटामॉर्फोसिस। टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होगी, फ्रॉगलेट में कन्वर्ट होगा। अब फ्रॉगलेट और टैडपोल आप देख रहे हैं कि कुछ भी इनमें सिमिलर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इनमें चेंज है। फ्रॉगलेट बच्चों कन्वर्ट होगा अपने फाइनल स्टेज में एडल्ट फॉर्म में, जिसे हम फ्रॉग बोलेंगे। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक, इसे भी हम बॉक्स में रख लेते हैं कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी स्टेजेस यहाँ पर आई हैं, मतलब इंटरमीडिएट स्टेजेस यहाँ पर आ रही हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेजेस आ रही हैं बच्चों, जिन्हें हम इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स में बच्चों कोई भी इस तरह की स्टेजेस नहीं आती हैं। बच्चा डायरेक्ट जन्म लेता है बच्चों, और वो डायरेक्ट जो है हम उसे देख कर पहचान सकते हैं, ईजिली हम बता सकते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स हैं। जबकि फ्रॉग में हम अगर उसके यंग वंस को देखें और जो एडल्ट है तो एक दूसरे की तरह नहीं दिखते हैं। सो यही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और इसी प्रोसेस को हम, इसी जो चेंजेस को हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। सो बच्चों हमें इसे नोट्स के फॉर्म में भी लिखना है। सो हम इसे कुछ पॉइंट्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं और रिटन फॉर्म में हम इसे देखते हैं। द फ्रॉग फीमेल, इसका मतलब जो फीमेल फ्रॉग है सबसे पहले अंडे अपने ले करेगी। जो फीमेल फ्रॉग है बच्चों सबसे पहले अपने एग्स ले करेगी, यानी कहीं पर अपने अंडे जो है छोड़ेगी सेफ जगह पर। एंड देन उसके बाद बच्चों क्या होगा, द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म्स ओवर देम टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन। फिर कहीं से मेल फ्रॉग आएगा, अपने स्पर्म्स जो हैं इन एग्स में रिलीज करेगा। फिर जब जाकर के फिर कहीं से बच्चों मेल फ्रॉग आएगा, पानी में तैरते हुए आएगा, या फिर कहीं पर मान लीजिए कि वो ज़मीन पर अगर अंडे दी है तो वहाँ पर आएगा, अपने स्पर्म्स को रिलीज करेगा उन एग्स के ऊपर। फिर उन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म्स और ओवम में, या फिर एग्स में फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद बच्चों
जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर आगे की प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएंगी, रिप्रोडक्शन की जो बाकी सारी स्टेजेस हैं वो चालू हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे जब वो एग्स फर्टिलाइज हो जाएंगे उसके बाद सेकेंड स्टेजेस में क्या होगा बच्चों, द एग्स हैच इनटू फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड टैडपोल्स और लार्वा। वो अंडों के अंदर ऑर्गेनिजम्स कुछ हद तक डेवलप हो जाएंगे, वो अंडे आप क्रैक होंगे बच्चों और उनसे निकलेंगे फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम बोलेंगे टैडपोल्स। ये एक तरह के लार्वा होते हैं। सो द एग्स हैच इनटू फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो एग्स हैं वो किसमें हैच होंगे, किसमें टूटेंगे और उनसे क्या निकलेगा, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स निकलेगा जिन्हें हम बोलेंगे टैडपोल्स। और ये एक लार्वल स्टेजेस है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने अभी तक देख लिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है बच्चों, द लार्वा टैडपोल अंडरगोस चेंजेस। जो टैडपोल्स हैं वो काफ़ी सारे चेंजेस, जो लार्वा है बच्चों उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, बड़े बड़े चेंजेस होंगे, छोटे बड़े हर प्रकार के चेंजेस होंगे। द लार्वा और टैडपोल्स अंडरगो चेंजेस और मॉडिफिकेशंस। उनमें काफ़ी तरह के बदलाव होंगे, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में उनके ऑर्गन्स चेंज होंगे, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होंगे, आउटर स्ट्रक्चर चेंज होगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज होगी। तो मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मैच्योर एडल्ट और फ्रॉग, और उनमें चेंजेस होगा। वो टैडपोल्स काफ़ी सारे चेंजेस उनमें होंगे, इंटरनली और एक्सटर्नल दोनों तरह के चेंजेस होंगे और वो अंत में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि काफ़ी सारे स्टेजेस यहाँ पर होती है मेटामॉर्फोसिस में, काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह की लाइफ साइकिल बच्चों फ्रॉग की होती है। इसमें फ्रॉग कन्वर्ट होता है एग्स में, एग्स फिर टैडपोल में, टैडपोल से फिर फ्रॉगलेट बनता है और फ्रॉगलेट से फ्रॉग बनता है। टैडपोल और फ्रॉगलेट के दौरान इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होती है और ये इस तरह की लाइफ साइकिल हमने यहाँ पर देख ली। सो बच्चों यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पर नोट भी किए हैं जिनमें से आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। इसके बाद बच्चों हम एक छोटा सा टॉपिक है अपना डॉली शीप के बारे में, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये किस तरह की शीप थी, ये किसका क्या कैरेक्टर था, इसकी क्या विशेषताएं थी। सो बच्चों अब हम देखते हैं क्लोनिंग के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है अपना और इसके बाद हम इस चैप्टर को द एंड बोलेंगे, टाटा बाय बाय बोलेंगे। सो हम चैप्टर में लास्ट अपना टॉपिक क्लोनिंग के बारे में समझते हैं। सो बच्चों आपको पता होगा आपकी बुक में एक टर्म दिया है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग का एक एग्जाम्पल दिया है डॉली। डॉली नाम की एक शीप है जिसे पहली बार क्लोन किया गया। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्लोनिंग के बारे में कि क्लोनिंग क्या होती है और ये पहली बार किस पे की गई। सो हमारी बुक में दिया है बच्चों डॉली नाम की शीप को पहली बार क्लोन किया गया। तो उसके बारे में हम समझते हैं। एक हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे डॉली नाम की शीप को क्लोन किया गया या उसका जन्म कैसे हुआ। सो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 2 शीप ली गई, 2 तरह की शीप ली गई जिसे आप कह सकते हैं स्कॉटिश ब्लैक फेस यू और फिन डॉर्सेट। ये 2 तरह के आप समझ लीजिए कि शीप लिए गए। और तो बच्चों एक से हमने साइटोप्लाज्म लिया और दूसरे से हमने न्यूक्लियस लिया। सो बच्चों एक से हमने साइटोप्लाज्म लिया और दूसरे से हमने न्यूक्लियस लिया। स्कॉटिश ब्लैक फेस यू का न्यूक्लियस जो है वो इतना तगड़ा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, मतलब बहुत ही एक कमज़ोर सा था और इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं था एक तरह से। और फिन डॉर्सेट का हमने न्यूक्लियस लिया और आगे चलकर आपको पता चलेगा कि जो डॉली नाम की शीप है उसके कैरेक्टर्स जो है वो फिन डॉर्सेट की तरह हैं, फिन डॉर्सेट शीप की तरह उसके कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। सो हमने यहाँ पर फिन डॉर्सेट से न्यूक्लियस लिया, इसके मेमोरी सेल्स से हमने न्यूक्लियस लिया और साइटोप्लाज्म हमने स्कॉटिश ब्लैक फेस यू से लिया। इन्यूक्लिएशन करके हमने यहाँ पर, इन्यूक्लिएशन का मतलब कि न्यूक्लियस को हटा देना। सो इन्यूक्लिएशन मतलब न्यूक्लियस को हम हटा दिए, अब इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म बचा है और दोनों को हमने यहाँ पर फ्यूज किया। जब हम यहाँ पर फ्यूज करेंगे बच्चों, डायरेक्ट करंट हम यहाँ पर देंगे, जब यहाँ पर हम फ्यूज करेंगे इन दोनों को, सो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में काफ़ी सारे सेल्स होंगे। सो इन दोनों के फ्यूज़न से बच्चों एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो आगे चलकर और ज़्यादा डिवाइड करेगा और फिर हम इस एम्ब्रियो को किसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे, हम एक सरोगेट मदर में हम इसे ट्रांसप्लांट कर देंगे। या फिर हम कह सकते हैं हम स्कॉटिश ब्लैक फेस यू
की बॉडी में इसे ट्रांसप्लांट कर देंगे, हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, किसे, एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब उससे डॉली का बर्थ होगा, जब स्कॉटिश यू की बॉडी में जब ये ट्रांसप्लांट करेंगे, इसके बाद जब बर्थ होगा इसका, ये जब डॉली आएगी तो उसका चेहरा, उसका स्ट्रक्चर, डॉली का जन्म होगा बच्चों, तो वो किसके तरह दिखेगी, किस तरह दिखेगी, वो फिन डॉर्सेट की तरह दिखेगी। इसकी क्या वजह है, आपको पता होगा बच्चों कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं। सो क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी के स्ट्रक्चर के लिए, किसी के फंक्शन के लिए। आपको अगर क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी में अगर कहीं तरह की प्रॉब्लम होगी, उसमें कुछ आपकी बॉडी में क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ अगर उसमें दिक्कत आएगी या फिर प्रॉब्लम होगी, तो आपकी बॉडी जो है उसके मॉर्फोलॉजी या फिर उसके फंक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी। सो जो डॉली है, जिसका जन्म हुआ, जो फर्स्ट मैमल है जिसे क्लोन किया गया, उसका जो चेहरा है, उसका जो स्ट्रक्चर, वो किस तरह दिखेगा, वो फिन डॉर्सेट की तरह दिखेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको हम रिटन फॉर्म में देखते हैं और समझते हैं। सो क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी। सो बच्चों, क्लोनिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई भी सेल है उसकी क्लोनिंग हो सकती है, किसी भी सेल का पार्ट हो सकता है, उसे हम क्लोन कर सकते हैं, या फिर हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हम क्लोन कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर डॉली को क्लोन किए, जो हमारा क्लोन है वो डॉली है, किसकी तरह दिखता है, वो फिन डॉर्सेट की तरह दिखता है। सो क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हम अपनी हिंदी में, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि कार्बन कॉपी, तो क्लोनिंग का मतलब भी होता है एक तरह से कार्बन कॉपी। सो कार्बन कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, या फिर हम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को भी हम क्लोन कर सकते हैं। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जिस एनिमल को क्लोन किया गया, पहली बार जिस एनिमल की क्लोनिंग हुई, वो कौन था आपको पता है, वो एक सीप थी, जिसका नाम क्या हुआ, डॉली हुआ। और पहली बार बच्चों जिसने क्लोन किया इस चीज़ को, उनका नाम था इयान विल्मट एंड हिज कलीग्स, और उनके कुछ कलीग्स थे। और कहाँ पर इन्होंने क्लोन किया, इन्होंने क्लोन किया एट द रोजलिन। और इन्होंने कहाँ पर क्लोन किया बच्चों, एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में जो एडिनबर्ग शहर है, वहाँ पर रोजलिन इंस्टीट्यूट है, एक लैब है, रिसर्च लैब। वहाँ पर इन्होंने अपने कलीग्स के साथ, इयान विल्मट ने अपने कलीग्स के साथ ये क्लोनिंग की। सो आई होप आपको समझ में आया हो। फुली क्लोन्ड अ शीप नेम्ड डॉली, और दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम्ड डॉली, और जो क्लोन इन्होंने बनाया उसका नाम दिया इन्होंने डॉली नाम दिया। डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996। इसका जन्म 5 जुलाई को हुआ, 5 जुलाई 1996 को इसका जन्म हुआ। एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड, और ये पहली ऐसी मैमल थी। मैमल का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, काऊ आप समझ सकते हैं, काऊ या फिर बफेलो, कैटल्स से आप समझ सकते हैं। सो ये पहली ऐसी मैमल थी जिसे क्लोन किया गया। तो आई होप आपको ये क्लोनिंग के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। इस चैप्टर को हम बच्चों अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लिए हैं, सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर कर ली है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको कुछ यहाँ से वैल्यू इन्फॉर्मेशन या फिर आपको कुछ नॉलेजफुल कंटेंट लगता है, आपको लगता है हम कि आप यहाँ से कुछ सीख कर गए हैं, तो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए अच्छे कंटेंट को ला सके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।